दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जमीन के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बारीकी से, क्योंकि इस वीडियो में जीरो से लेकर यानी शुरू में रजिस्ट्रेशन से लेकर अंत तक जो कि प्रिंट तक का प्रोसेस है, साथ में आप वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप जानेंगे कि दाखिल खारिज हुआ या फिर नहीं हुआ। देखिए, अगर आप बिहार में जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, केवाला करवाते हैं, तो आपको 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे देना होता है। अगर आप 90 दिन के अंदर दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं देते हैं तो ऐसे में आपको कारण बताना होता है कि आपने दाखिल खारिज के लिए आवेदन 90 दिनों के अंदर क्यों नहीं दिया। आप कारण बताते हैं कि मेरे घर में कोई समस्या हो गया वगैरह वगैरह, तो काम चल जाता है। लेकिन भाई यही जान लीजिए कि जिस दिन से आपने केवाला करवाया उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर जो है आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन जरूर कर दीजिए, ताकि आपको कारण बताने की आवश्यकता ना हो। दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिंक मिलता है और इसी लिंक के प्रोसेस से मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। याद रहे कि आप दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो बिल्कुल सही आप फिलअप करिएगा। यही एप्लीकेशन जो है सीओ के पास, आरओ के पास, जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनके पास, अंचलाधिकारी के पास जाता है और वहीं से स्वीकृति मिलती है और उसके बाद ही आपका जमीन का दाखिल खारिज हो पाता है। वैसे आप केवाला करवा लिए हैं, रजिस्ट्री करवा लिए हैं, तो आप ये मत समझिए कि मैं उस जमीन का मालिक हो गया। देखिए, पूरा हक नहीं रहता, तब तक नहीं रहता जब तक आपका नाम पर वो जमीन नहीं हो जाता, यानी जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवा लेते हैं। तो दाखिल खारिज करवाना ना भूले अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, केवाला करवाते हैं तो, क्योंकि मालिकाना हक दाखिल खारिज में ही आता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस आपको मालूम चल जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जमीन के दाखिल खारिज करवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना पड़ेगा, जिसका ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ये वाला ऑप्शन आपको कहां पर और कैसे मिलेगा वो भी देख लीजिए। यहां पर biharbhumi.bihar.gov.in के पोर्टल पर आना है और होम पेज पर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च लगा सकते हैं, किसी भी ब्राउजर को ओपन करके बिहार भूमि आप लिखोगे तो सबसे ऊपर पोर्टल आ जाएगा। इस पोर्टल पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करना है। यहां पर सबसे पहले अकाउंट लॉगिन करने को बोलेगा, तो अगर आप अकाउंट बना चुके हैं तो यहां पर आप लॉगिन करेंगे। आप एक सिटीजन है, नागरिक है, तो अगर नागरिक अकाउंट बनाए हुए हैं तो आप यहां पर मोबाइल नंबर दर्ज करके, कैप्चा दर्ज करके साइन इन करेंगे। अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर लॉगिन के लिए ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे और जो लॉगिन का डिटेल है वो आप फिलअप करेंगे। अगर आप पहली बार है, नहीं अकाउंट बनाए हुए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आप साइबर कैफे भी खोले हुए हैं तो आप इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहां पर पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, ये सब फिलअप करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उपयोग करता है ना, वो अपना सारा के सारा डिटेल एंटर करेंगे। अगर कोई आपके पास आया है, अगर आप साइबर कैफे खोले हुए हैं और आपके पास आया है कि इस जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है, तो आप अपना ही अकाउंट खोलेंगे और क्रेता का डिटेल बाद में फिलअप करेंगे, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिनका जमीन खुद का है और खुद का ही दाखिल खारिज करना है और उन्हीं का अकाउंट बन रहा है यहाँ पर, या खुद ही बना रहे हैं, तो वो अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये जो अकाउंट बनता है ना, वो बिहार भूमि के पोर्टल पर बनता है। इसलिए याद रखिएगा कि इस अकाउंट को आप जब चाहे तब लॉगिन करके आगे काम में ले सकते हैं। यहां पर सबसे पहले पूरा नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, पुरुष के लिए पुरुष, महिला के लिए महिला, जो भी है जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कैटेगरी BC1, BC2, SC, ST, UR जो भी है आप यहां पर सेलेक्ट करें। आधार नंबर फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर किसी दूसरा का है, जैसे चाचा का है, ताई का है, ताऊ का है, देवर का है, जिसका भी है आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं है तो अन्य क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है, जो भी है ईमेल आईडी आपका दर्ज कर दीजिए। एड्रेस फिलअप करना है, विलेज फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट जो कि जिला, उसके बाद स्टेट और उसके बाद पिन कोड, और नीचे में जो कैप्चा कोड दिखा रहा है वो कैप्चा कोड इस प्रकार से फिलअप करके और रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा, OTP आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वापस इस पोर्टल पर जब आओगे और ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो आप रजिस्ट्रेशन के समय यूज किए थे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जाएगा वो कैप्चा कोड आपको फिलअप
फिलअप करना है और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जब आप साइन इन पर क्लिक करते हैं तो एक OTP जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक आ जाएगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस प्रकार के पोर्टल आते हैं जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उपयोगकर्ता का विवरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल आपने दर्ज किया था वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसका जो दिशा निर्देश है उसे ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि दिशा निर्देश जो है हो सकता है अगर आप ये वीडियो बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो इनका दिशा निर्देश बदल सकता है, इसलिए दिशा निर्देश को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। बताया गया है कि पहले आप जिला को चुनेंगे, इसके बाद चुने हुए जिला के अनुसार अंचल का नाम चुनेंगे और इस यहाँ पर जो है ना ये ड्राफ्ट वाला है जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पहले चुनना है। एक और यहाँ पर नोट देकर लिखा गया है जिससे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि यहाँ पर विभाग के आदेशानुसार सभी ड्राफ्ट आवेदन 30 दिनों के बाद स्वतः विलोपित हो जाएगा। कृपया अपने ड्राफ्ट आवेदन को 30 दिन के अंदर फाइनलाइज करें। यानी होता क्या है कि आप डिटेल एंटर करके छोड़ देते हो और फाइनल सबमिट नहीं करते हो, तो 30 दिन के अंदर उसे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा और फिर से आपको सारा के सारा डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जिला चुनना है, तो जिस जिला में जमीन है उस जिला को यहाँ से चुन लेंगे। जिला चुनने के बाद अंचल चुनना है। याद रहे कि जिस अंचल के अंतर्गत जमीन आता है जो आप लिए होंगे, परचेस किए होंगे, वो अंचल को आपको यहाँ पर चुनना है। उसके बाद बगल में आप देखोगे दाखिल खारिज नया आवेदन करें या ड्राफ्ट देखें। नया दाखिल खारिज के लिए आवेदन यहां से होगा ऊपर वाले ऑप्शन से, और अगर आप पहले से कुछ सेव करके रखे हुए हैं और उसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नया दाखिल खारिज आवेदन के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेंट डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल और उसके बाद बायर डिटेल, सेलर डिटेल, प्लॉट डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड। ये कुल देखोगे तो 6 स्टेप है, जिसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि आवेदन करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। अगर आप एक साइबर कैफे है और किसी और का आप यहां पर म्यूटेशन के लिए यानी दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहां पर आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, यानी किसी और को आप सेवा दे रहे हैं कि भैया लाओ मैं यहां पर आवेदन कर देता। अगर आपने खुद ही जमीन लिया है और खुद ही यहां पर अकाउंट बनाकर खुद ही यहां पर म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन आवेदक स्वयं क्रेता है पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अगर कोई तृतीय पक्ष है तो आप यहां पर क्लिक करके तृतीय पक्ष वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आवेदक का पूरा नाम यहां पर फिलअप करना होगा। आवेदक के बीच रिलेशन क्या है जो कि अभिभावक का नाम यहां पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर रिलेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दाखिल खारिज का प्रकार का चयन करेंगे। देखिए बहुत सारे यहां पर प्रकार आएंगे। अगर आप लिए हुए हैं जैसे सेल और परचेज वाला ऑप्शन में आता है कि आप पैसे देकर जमीन खरीदे हैं तो सेल और परचेज वाला ऑप्शन में आता है। अगर एक्सचेंज किए हैं तो एक्सचेंज वाला में आएगा, कोई गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट वाला में आएगा। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ज्यादातर जो है सेल और परचेज वाला में होता है कि आपने खुद ही केवाला करवाया है तो यहाँ पर सेल एंड परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल, देखिए ईमेल जो है आवेदक का डालना है। यहाँ पर जो भी डिटेल रहेगा आवेदक का रहेगा, जो क्रेता है उनका पूरा डिटेल रहेगा। तो ईमेल आईडी, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ठीक है, जो क्रेता का है वो दर्ज कर दीजिएगा। जो पहले से डाला हुआ है उसे आप बदल सकते हैं। यहाँ पर वर्तमान पता जो करंट यानी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप करना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है ना तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे एड्रेस इधर आ जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब ध्यान से देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको क्या फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट टाइप 1 और टाइप 2 ऑप्शन आ रहा जो कि पहले एक ही आ रहा था। अगर आपने केवाला करवाया है, रजिस्ट्री करवाया है तो रजिस्टर डीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। अदर डॉक्यूमेंट में वो सब आ जाएंगे जैसे बंटवारा वगैरह वाला होता है ना, वो अदर डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में 2 आता है, एक दर केवाला और दूसरा रजिस्टर डीड। तो आपने केवाला करवाया है, पैसे देकर केवाला करवाए हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो रजिस्टर डीड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर या डीड
डीड नंबर, ये कहाँ पर मिलेगा? तो आपने केवाला करवाया, इस प्रकार के पेपर आपको मिले होंगे, तो इसी पेपर में आपका डीड नंबर होता है। देखिएगा आपको जो पेपर मिला होगा उसी में डीड नंबर, जो कि सबसे ऊपर में ही डीड नंबर शो होता है। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिखता है तो जस्ट आप स्लाइड करोगे और स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देखोगे सबसे पहले वाले पेज पर ही रहता है, जो कि आप यहाँ पर देखोगे दिनांक भी यहीं पर रहता है, और उसके बाद आप देखोगे इसमें दस्तावेज संख्या होता है, और यही जो दस्तावेज संख्या होता है वो डीड नंबर होता है, याद रखेंगे। तो यही डीड नंबर आपको आगे इसमें फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डीड नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद डेट, जो कि डेट, किस डेट को आपने केवाला करवाया, तो ये डेट जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि यहीं पर मेंशन होता है, तो यही डेट आपको फिलअप करना है कि हाँ इस डेट को आपने केवाला करवाया है। यहाँ से डेट को चुन लेंगे। उसके बाद अमाउंट, यानी कितने अमाउंट में आपने ये ज़मीन लिया। अब जो आप कितना में लेते हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो केवाला पर अमाउंट है वही आपको फिलअप करना है। आप ज़्यादा में लेते हो, कम में लेते हो, वो अलग बातें हैं, लेकिन जो केवाला पर अमाउंट लिखा हुआ है वही आपको फिलअप करना होता है। और आप देखोगे केवाला वाले पेज में ही, जो कि सेकेंड पेज पर जहाँ पर ज़मीन का डिटेल दिया हुआ रहता है, वहीं पर यहाँ पर मेंशन होता है बिक्री मूल्य, और यहाँ पर लिखा हुआ रहता है पूरा मूल्य। नहीं तो एक और ऑप्शन आपको नीचे में मिलेगा, एक और जगह, जो कि यहाँ पर सारा कुछ मिलाकर कुल कीमत लिखा होगा। तो आपको कुल कीमत यहाँ पर दर्ज करना है, जितने रुपए लिखा हुआ है उतना रुपए आपको दर्ज करना है। आप कितना में लिए उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर निबंधन कार्यालय आता है। आपको पता ही होगा कि आप लोग जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए निबंधन कार्यालय जाते हैं, तो वही निबंधन कार्यालय आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो निबंधन कार्यालय है वो आपको चुन लेना है। नीचे में ऑप्शन है कि डीडी के तिथि से 90 दिन बाद दाखिल खारिज करने का आप दर्ज कर रहे हैं। जैसे आपने आज रजिस्ट्री करवा लिया और 90 दिन बाद आप म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कारण बताना है कि क्या कारण था जो आप इतना दिन तक बैठे थे या फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अगर इसके साथ और भी आपने केवाला लिया है और उसी का इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड पर आप क्लिक करके इसी तरह से कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और आप उसमें भी सेम चीजें, मतलब सेम नहीं, जो केवाला रहेगा पेपर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो बायर का डिटेल आता है। जो क्रेता है उनको अपना डिटेल फिलअप करना होता है, जिसमें रैयत और दूसरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप रैयत वाले हैं, मतलब आपने ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट वाला में नहीं आते हैं, तो आप यहाँ पर इसको टिक नहीं करेंगे। तो आप रैयत वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और वायर डिटेल, यानी जो क्रेता है उसका डिटेल यहाँ पर एंटर करना है। उसका यहाँ पर नाम एंटर करना है। उसके बाद उसके गार्जियन का नाम एंटर करना है। अगर आप क्रेता है तो आप अपना नाम और गार्जियन का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद रिलेशन, मतलब जो आप गार्जियन नेम डालते हैं उसके साथ क्या रिलेशन है, पापा है, मम्मी है, जो भी है आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। कास्ट क्या है, कास्ट को चुनेंगे। उसके बाद जेंडर चुनेंगे, जेंडर क्या है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस, जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है और आधार नंबर दर्ज करना है। अगर एक से ज़्यादा मिलकर ये खेत रजिस्ट्री करवाए हैं अपने नाम पर, यानी जो क्रेता है वो एक से अधिक है, तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करना होगा और एक नया रो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा डिटेल आप फिलअप कर लोगे उसके बाद ऐड न्यू रो पर क्लिक करोगे तो एक नया रो इसी तरह से आ जाएगा, जिसमें नाम, गार्जियन नेम, रिलेशन, उसके बाद कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार और एड्रेस, ये सब डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। अगर एक ही लोग क्रेता है, मतलब जो रजिस्ट्री करवाए हैं वो एक ही के नाम पर है, तो एक ही का यहाँ पर डालेंगे। अगर 2 के नाम पर है तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करके दूसरा यहाँ आ जाएगा। 3 के नाम पर है तो तीसरा आ जाएगा। ऐड न्यू रो पर क्लिक करोगे तो ये सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। सारा डिटेल यहाँ पर एंटर हो गया और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर विक्रेता, जो सेलर है, उनका डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है। अगर विक्रेता एक है तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर उनका नाम, उसके बाद गार्जियन नेम, उसके बाद उनका क्या रिलेशन है, जो गार्जियन नेम है। तो ये सब डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये सब डिटेल आपको केवाला के पेपर पर मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला पर ही देखोगे। यहीं पर जिसे विक्रय पत्र लिखा होगा उसके ठीक नीचे देखोगे विक्रेता करके लिखा है, जिसमें नाम, उसके बाद उनका उम्र, उसके बाद अगर एक से अधिक विक्रेता है, एक से ज़्यादा मिलकर केवाला किए हैं
तो यहाँ पर मतलब आपको लिखे हैं तो यहाँ पर उनका नाम होता है, सारा डिटेल होता है, मोबाइल नंबर होता है, आधार नंबर होता है और उनका पूरा एड्रेस भी होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ सिक्योरिटी रीजन से। और क्रेता का भी उसी प्रकार से डिटेल होता है, तो यहीं से देखकर आप आसानी से भर सकते हैं। और नहीं तो आपको याद है तो आप यहाँ से सारा डिटेल फिलअप कर दीजिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ फिलअप करिए। और एक से ज़्यादा है तो ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आप दूसरा का फिलअप करिए, और तीसरा है तो तीसरा का भी फिलअप करिए ऐड न्यू रो पर क्लिक करके। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आता है प्लॉट डिटेल एंटर करने का। देखिए यहाँ पर जो फिलअप किए रहते हैं उसके अनुसार पहले आ जाता है। अब आपको ऊपर में सबसे पहले तो हल्का सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद मौसा यहाँ पर उसके अनुसार से सिलेक्ट करना होता है। नीचे में आएंगे तो खाता नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होता है, उसके बाद प्लॉट नंबर दर्ज करना होता है। इसके बाद आता है एरिया 1। एरिया 1 में एकड़ में अगर जमीन है, जैसे आपने रजिस्ट्री करवाया है एकड़ में है, तो आप यहाँ पर कितना एकड़ है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर एकड़ में नहीं है तो आप 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पर जो एकड़ में 0 डालने बोला, मैं ऐसे ही नहीं बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगर आपका क्षेत्रफल डिसमिल में है यानी एकड़ में नहीं है तो एकड़ वाले ऑप्शन में आपको 0 डालना है। ठीक है, और बाद वाले ऑप्शन में जितना डिसमिल है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। चौथा बॉक्स में क्या है कि आप क्षेत्रफल में डाले, यदि आपका क्षेत्रफल 1 एकड़ 5 डिसमिल है तो यहाँ पर एकड़ में 1 और क्षेत्रफल में 5 आपको दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर मान लो कि आपने और भी जमीन रजिस्ट्री करवाया है जिसका अलग अलग विवरण है, तो आप यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार के नया कॉलम आ जाएगा जिसमें आपको खाता संख्या, खेसरा संख्या, ये सब डिटेल एंटर करना है। लेकिन आपने एक ही प्लॉट एक ही खाता से और यहाँ पर एक ही है तो आप यहाँ पर एक ही में दर्ज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जमाबंदी डिटेल कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। अब ये जो सारा डिटेल है ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये आप रजिस्ट्री करवाए होंगे ना, तो उसमें जो विक्रय पत्र आपको मिला होगा, रजिस्ट्री जो करवाए होंगे और उसमें जो कागज मिला होगा, इसमें पूरा डिटेल रहता है जमीन का, जिसमें आप देखेंगे मौसा का डिटेल रहता है, थाना नंबर, हल्का नंबर, हल्का पंचायत, अंचल, ये सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन रहता है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। और नए वाला में आप देखोगे कंप्यूटरकृत जमाबंदी नंबर भी यहीं पर रहता है आपके केवाला में ही, और चौहद्दी भी नीचे में दिया रहता है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो ये सारा डिटेल आपको अपना पेज पर ही जो आपको रजिस्ट्री आप करवाए होंगे और जो पेपर मिला है उसी में सारा के सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन होता है। तो आप इसमें से देखकर सही बिल्कुल सही भर देंगे। जैसे हल्का यहाँ पर चुन लेंगे, जो भी हल्का है आपका। उसके बाद आप मौजा चुनेंगे। देखिए थाना नंबर जो होता है ना, मौजा के अनुसार ही होता है, जो कि थाना और मौजा दोनों एक ही साथ लिखा हुआ रहता है, तो आप यहाँ से मौजा चुन लेंगे। और जो कोष्ट देकर यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, यही होता है आपका थाना नंबर। अब यहाँ पर सेलर्स जमाबंदी डिटेल यानी कि जो कंप्यूटरकृत जमाबंदी है वो डिटेल फाइंड करने के लिए आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यानी जो विक्रय किया है क्या उनके नाम से ही जमीन जो दाखिल खारिज है पहले हो चुका है, रसीद वगैरह कट रहा है। तो अगर उनके नाम से ही है और आपने परचेस किया है तो यहाँ पर यस कर देंगे और सिंपल से कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आपको मालूम है, जो कि पेज में भी होता है, जो आपको केवाला का कागज मिलता है उसमें होता है। तो यहाँ पर सिंपल से ये वाला दर्ज करके आप यहाँ पर सर्च लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर भाग या पृष्ठ संख्या से भी आप खोज सकते हैं, जो कि भाग और पृष्ठ संख्या भी इसी में मेंशन होता है, जो कि वर्तमान भाग और पृष्ठ संख्या जो केवाला का कागज है ना, ये वाला केवाला का कागज इसी में ये मेंशन होता है। तो सारा के सारा तो आपको केवाला कागज पर ही मिल जाता है, इसलिए उसे अपने हाथ में साथ रखिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज को समझिए, अगर किसी के पिताजी के नाम पर जमीन है और उनका बेटा से आप लिए हैं, यानी उनके जो उत्तराधिकारी है उनसे आपने लिया है, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, क्योंकि उनके स्वयं जमाबंदीदार नहीं होंगे वो, क्योंकि उनके पिता के नाम पर होगा, लेकिन आपने उनके उत्तराधिकारी से लिया तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या प्रश्नगत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है, कहने का मतलब है कि किसी के पिता के नाम पर है और उनका एक से अधिक बेटा है, यानी 2 है 3 है, तो वहां पर बंटवारा वाला बात आ जाएगा। तो अगर 2 और 3 है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर सिर्फ एक बेटा है यानी एक ही उत्तराधिकार है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यानी एक ही है, आपको एक्स्ट्रा डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अब आगे आपसे पूछता है क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदीदार की सहमति
पत्र संलग्न किया है। तो अगर आप संलग्न करते हैं मतलब उनको उनका सहमति था ये जमीन को बेचने में, या आपने जो खरीदा है क्या सहमति से, तो अगर सहमति से है तो यस पर आप क्लिक करेंगे। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो म्यूटेशन नहीं होगा, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि एक से ज्यादा हिस्सेदार है और यस पर क्लिक करते हैं तब क्या डिटेल डालना पड़ेगा, तो क्या भूमि संयुक्त खाते की है मतलब एक ही साथ सभी का है, तो अगर एक ही साथ सभी का है तो यस पर क्लिक करके अब आपसे आगे पूछेगा क्या आपने विक्रय पत्र सभी खातेदारों का सहमति पत्र संलग्न किया है, मतलब बाकी जो आपका हिस्सेदार है यानी भाई है या जो भी उत्तराधिकार उनका है और आपस में बंटवारा वाला बात है, तो क्या उनसे आपने सहमति लिया है, इसका पत्र आपने संलग्न किया है। तो अगर आप करते हैं तभी म्यूटेशन होगा और नहीं करते हैं तो नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मान लो कि संयुक्त खाते नहीं है, सबका अलग अलग है, अपने अपने नाम पर है, तो आप नो पर क्लिक करते हो तो आपके सामने वही क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने आवेदन के साथ विक्रय पत्र और सभी हिस्सेदारों का सहमति पत्र संलग्न किया है, तो हाँ आपको यस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर सारा डिटेल मैं फिलअप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर विक्रेता के नाम से खुद ही जमाबंदी है, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या भी मालूम है जो कि यहाँ पर इसी में दिया गया है। तो चलिए इसी से सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज किया और सर्च वाले बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल आ चुका है। अब आपके सामने पूछता है, देखिए आप देखना चाहे तो ये आंख वाला निशान पर क्लिक करके पूरा डिटेल देख सकते हैं और ये पूरा डिटेल आ चुका है जो कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर इसको लिए थे जमीन जो पहले वाला, और उसके बाद म्यूटेशन हुआ था और लिखे भी है यानी विक्रय भी किए हैं तो एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा का नाम आ रहा जो कि 1 2 3 आ रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या उपरोक्त जमाबंदी से जमीन का दाखिल खारिज होना है, मतलब इसी जमाबंदी से आपने लिया है और इसी से दाखिल खारिज होना है, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे और यस पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव सक्सेसफुल हो चुका है, सेव सक्सेसफुल हो चुका। उसके बाद आप क्लोज पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर डल चुका है। अब यहाँ पर सारा डिटेल फिलअप करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट जो चौहद्दी डालना है ना, तो ये आपके यहाँ पर तो रहता है और नहीं तो एक और देखोगे तो यहाँ पर नजरी नक्शा करके रहता है जिसमें भी आपको मौजा, खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना नंबर, लोकेशन ये सब दिखता है। और जस्ट आप नीचे आते हो तो यहाँ पर ज़मीन का एक डायग्राम बना हुआ रहता है और पश्चिम में कौन है तो यहाँ पर नाम रहता है, पूरब में कौन है तो यहाँ पर रहता है, उत्तर में कौन है तो यहाँ पर रहता है और दक्षिण में कौन है तो यहाँ पर रहता है नाम। तो यही जो आपका रजिस्ट्री वाला पेपर है ना, इसमें सारा कुछ मेंशन होता है, तो आप इसी में से डाल लीजिएगा। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है जिसमें ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले नोट देकर बताया गया है मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट टुगेदर इन सिंगल पीडीएफ, यानी एक ही पीडीएफ में आपको सारा डॉक्यूमेंट मर्ज करना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यानी केवाला का कागज है वो सबको एक ही पीडीएफ में मर्ज करना है, यानी सभी दस्तावेज को मिलाकर एक पीडीएफ फाइल आपको बनाना है। उसके बाद दूसरा में है कि सभी दस्तावेज स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी सभी पर क्या करेंगे आप सेल्फ अटेस्टेड लिखकर नीचे में सिग्नेचर करके आप डेट डाल देंगे जो कि जिस दिन का रहेगा। तीसरा में है दस्तावेज 2 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी जो भी दस्तावेज है जो आप पीडीएफ आप दोगे ना वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात समझिए कि आपका जो केवाला का कागज है, ठीक है, उसको आपको पहले तो फोटोकॉपी करवाना पड़ेगा। तो आप बढ़िया से फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, सही से दिखे, और फोटोकॉपी करवा के सभी पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है, और सभी को स्कैन करके एक पीडीएफ बना लीजिएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं। आप फोटोकॉपी करवा कर ले आइए या फिर फोटोकॉपी मशीन रखे हुए तो आप तुरंत से फोटोकॉपी कीजिए। उसके बाद आप स्व अभिप्रमाणित यानी हिंदी में लिखोगे तो इस तरह से स्व अभिप्रमाणित लिखना है और सेल्फ अटेस्टेड लिखोगे तो इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कीजिए और करने के बाद अगर आप मोबाइल से स्कैन करना चाहते हैं तो कोई स्कैनर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आसानी से स्कैन कर लीजिए, नहीं तो आप फोटो खींच कर भी रखे है ना, तो यहाँ पर सिंपल से इमेज टू पीडीएफ आप सर्च करिए। इमेज टू पीडीएफ सर्च करने के बाद कोई भी पोर्टल पर आप आ जाइए। जैसे यहाँ पर मैंने एक पोर्टल ओपन किया और चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर जितने भी आपका फाइल है, जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ, उसे आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद ओके करिए।
ओपन करिए। इस प्रकार से सारे फाइल्स आपको दिख जाएंगे। और भी ऐड करना है तो ऐड फाइल पर क्लिक करें। देखिए इसमें आधार कार्ड का भी फोटोकॉपी देकर आप सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर सारे को ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए अपलोड हो रहा। अभी जब तक ये अपलोड हो रहा मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखिए ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद ऊपर में कन्वर्ट की ऑप्शन है, जस्ट कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अभी देखते जाइए, अगर फाइल साइज बड़ा होता है तो कैसे छोटा करना है वो भी बता देता हूँ। देखिए फाइल साइज एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर फाइल साइज बड़ा है, जैसे ये देखिए ये पेज है, अगर ये फाइल साइज बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंप्रेस की ऑप्शन जो कि लगभग आपको हर वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, तो कंप्रेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्रेस होना शुरू हो चुका है और आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये ऑप्शन ला रहे हैं। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा, किसी में मैनुअली यहाँ पर आप MB और KB लिख सकते हैं। इसमें एक बेसिक है और दूसरा स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर आप ज़्यादा कंप्रेस करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा MB हो गया तो आप स्ट्रॉन्ग पर क्लिक करेंगे। अगर बेसिक है तो बेसिक पर क्लिक करेंगे और कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये बता देगा कि भाई कितना का हुआ। जैसे आप देखेंगे पहले 5 MB का था, अब 385 KB में कर दिया है, यानी 91% स्मॉलर कर दिया है। अगर आपको इससे और ज़्यादा चाहिए, देखिए .pdf लगा होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, तभी अपलोड आप कर पाइएगा। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़िया रखिए, बस 2 MB से कम रखिए, इतना ही याद रखिए और डाउनलोड पर क्लिक करिए। ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ओपन होगा और इसे एक बार देख लीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है या फिर नहीं, कोई छूट तो नहीं रहा। इस प्रकार से आप सारा कुछ देख लीजिए और देखने के बाद आप यहां पर सिंपल से अपलोड कीजिए, जो कि चूज फाइल पर क्लिक कीजिए। मैं यहां पर रखा हुआ हूं, मैं अपलोड करके आपको दिखाता हूं किस तरह से ये अपलोड होता है। यहां पर देखिए मैंने चुन लिया और चुनने के बाद ओपन किया। ओपन करने के बाद देखिए 1860 KB का है, ये 2 MB से कम है। ठीक है, तो यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, लेकिन इससे पहले आपको कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, ये मत भूलिएगा, नहीं तो यहां पर अपलोड नहीं होगा। तो कैप्चा फिलअप करिए और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। यहाँ पर व्यू वाला बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिया है और सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन में आपको पूरा दिखा देगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मतलब ठीक ढंग से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो अपलोड किया है सही किया है नहीं, और सेल्फ अटेस्टेड वगैरह सब कुछ किया है ना, कोई मिस तो नहीं है। तो ये सारा सही है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है सिक्योरिटी रीजन के चलते, तो यहाँ पर सब कुछ देख लिया गया। ठीक है, अब यहाँ से कट करेंगे और सिंपल से आप जब स्लाइड करेंगे नीचे तो वेरीफाई मोबाइल नंबर की ऑप्शन आएगा। सिंपल से वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बायर मोबाइल वेरिफिकेशन आता है, यानी जो क्रेता है उनके मोबाइल का वेरिफिकेशन करना होता है। एक बार ठीक से देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर सारा कुछ आपने सही से फिलअप किया है या नहीं, ये सब कुछ आप एक बार देख लीजिएगा। और मोबाइल नंबर सब कुछ दिखाता है, यहाँ पर आपका नाम, गार्जियन नेम, उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस, ये सब दिखाता है और आधार डिटेल भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर गेट OTP बटन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के बाद OTP वेरिफिकेशन हो चुका, आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये पूरा के पूरा डिटेल आ चुका है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जब OTP वेरीफाई हो जाएगा, स्टेटस में इस तरह से दिखाएगा कि वेरीफाई हो चुका। यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। एक बार आप देख लीजिए जो चीज़ें आपने फिलअप किया है वो सही फिलअप है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर घोषणा पत्र पर टिक करते हुए फाइनल सबमिट करना है। तो सारा डिटेल यहाँ पर ओके है। यहाँ पर सिंपल सी फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद एक फाइनल OTP आपके मोबाइल नंबर पर गिरते हैं। आपका मोबाइल नंबर पर मिले हुए OTP को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के नंबर आ जाते हैं, मतलब याचिका संख्या और याचिका प्राप्त होने की तिथि भी आ जाता है। और इस प्रकार से पूरा डिटेल आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको प्रिंट आउट ले लेना है, यानी प्रिंट करके आप रख लीजिएगा। आवेदन दे देने के बाद आप ट्रैक कैसे करेंगे, तो वापस से आपको बिहार भूमि के पोर्टल पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर दाखिल खारिज आवेदन इस पर किए थे। अब यहाँ पर आपको दाखिल खारिज आवेदन स्थिति यहाँ से देखना है, जिसमें जिला का नाम आपको सबसे पहले चुनना पड़ेगा, अंचल चुनना पड़ेगा, वित्तीय वर्ष यानी कौन से वर्ष में आप कर रहे हैं तो आप चुन लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद केस नंबर जो आपको मिला हुआ है या मौजा से या DD से या प्लॉट नंबर जो आपका खेसरा नंबर रहता है उससे आप फाइंड करके सुरक्षा कोड डालकर सर्च कर लीजिएगा, स्टेटस दिखा देगा।
देखिए यहाँ पर जो है डिटेल आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे केस नंबर यहाँ पर बता दिया गया, खाता संख्या, प्लॉट नंबर और एप्लीकेंट डिटेल और एप्लीकेशन कब किया गया वो भी, और स्टेटस पेंडिंग बता दिया गया है। व्यू वाले आंख पर वाले निशान पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डिटेल आ जाता है। ठीक है, ये सारा के सारा डिटेल आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना है, जो कि पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। ये तक बता दिया कि कैसे आप आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। 45 दिनों से लगता है, लगभग 45 दिन से पहले भी हो जाएगा आपका दाखिल खारिज। देख लीजिएगा अगर कोई गड़बड़ी ना रहा, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो आपको सूचना मिल जाता है। और ऐसे भी आप स्टेटस को चेक करते रहिएगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप जाकर अंचलाधिकारी से भी मिल सकते हैं। अगर जरूरी पड़ा, आपको नोटिस आया, आपको बुलाया गया तो आप मिल सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ी नहीं रहता है तो दाखिल खारिज आपका हो जाता है, जो कि ऑनलाइन ही आप चेक कर सकते हैं। और एक बार जब दाखिल खारिज हो जाएगा तो उसके बाद मालिकाना हक आपका बन जाता है और आप लोगों का जमाबंदी जो है बन जाता है, यानी आप ही के नाम से बन जाता है। और उसके बाद वो लगान आपको देना पड़ता है। तो वो लगान के लिए यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान करे पर आपको क्लिक करना होता है। और जो आप अकाउंट बनाते हैं या फिर पहले से कोई अगर अकाउंट है बिहार भूमि का, तो वहां से आप लॉगिन करके आसानी से वो लगान दे सकती हैं और रसीद काटकर आप आराम से रख सकते हैं अपने घर पे। आपका काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दे दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन एक एक प्रोसेस को मैंने समझा कर बताया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।